आइए इस अध्याय में हम जानते हैं कि आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त का जीवन तक्षशिला में कैसा रहा। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शिक्षा की व्यवस्था कैसी कराई थी। आचार्य चाणक्य तक्षशिला में पहुंच चुके थे। वहां वह सभी कर्मचारी, आचार्य, महात्मा एवं ऋषि उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तक्षशिला में किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि नंद की सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ है और उतनी बड़ी प्रतिज्ञा करके लौटे हैं। तक्षशिला में आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के आने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि चंद्रगुप्त अवश्य यहाँ आएगा और संकल्प पूरा करने में मदद करेगा। अभी वो सोच ही रहे थे कि एक शिष्य ने आकर सूचना दी कि आचार्य, एक युवक आपसे मिलना चाहता है, वह चंद्रगुप्त नाम बताता है। यह सुनकर चाणक्य ने चौंकते हुए कहा, क्या कहा, चंद्रगुप्त आ गया? इतना कहकर वह अपनी कुटिया से बाहर निकले। चंद्रगुप्त ने उन्हें देखते ही दौड़कर गुरु प्रणाम किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ऊपर उठाकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, आयुष्मान भव। आश्रमवासी आचार्य चाणक्य के मुख से आए प्रसन्नता के भाव को देख रहे थे। आओ चंद्रगुप्त, ऐसा कहकर चाणक्य को अपने कक्ष में ले आए। चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने कक्ष में ले आए। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा, गुरुदेव, आपने तो महाराज नंद के यहाँ शेर वाला प्रसंग पूछा ही नहीं। चाणक्य ने कहा, पूछने की आवश्यकता नहीं है, वह मुझे ज्ञात है। मालवा के दक्षिण में जो मालाबार प्रांत है, वहाँ के राजा नल वर्मा ने यह शेर भेजा था। वह मुझे पता लग गया था, इसलिए मैंने तुम्हें यह रहस्य बता दिया। महाराज नंद की प्रतिष्ठा बच गई। फिर चाणक्य ने एक दूसरे शिष्य को इशारे से अपने पास बुलाकर कहा, यहाँ आओ सिंहरण। जी गुरुदेव। सिंहरण ऐसा बोलता है उनका अन्य शिष्य। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त यह सिंहरण है, तुम दोनों आपस में मित्रता कर लो, तुम दोनों साथ साथ रहना। और हाँ, यहाँ गांधार नरेश का पुत्र आंभिक भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। ठीक है गुरुदेव, किंतु ध्यान रहे उससे अधिक वाद विवाद मत करना। वह अहंकारी और क्षुद्र बुद्धि वाला है। उसके पिता इस विश्वविद्यालय को काफ़ी मात्रा में आर्थिक सहायता देते हैं। तुमको ऐसी कोई बात मत करना जिससे उसके अहम को ठेस पहुँचे। यदि उसकी किसी बात से तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुँचे तो तुम उसे टाल देना। तुम केवल अपने उद्देश्य की ओर ध्यान देना। मार्ग में आने वाली रुकावटों से रुकना नहीं चाहिए, अन्यथा तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। चंद्रगुप्त ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। फिर चाणक्य ने सिंहरण से कहा, सिंहरण, अब तुम जाकर चंद्रगुप्त के लिए भोजन की व्यवस्था करो। जो आज्ञा गुरुदेव। ऐसा कर अन्य शिष्य सिंहरण चला गया। सिंहरण के जाने के बाद आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त, तुम्हें आश्रम में एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आश्रम में तुम अपना परिचय केवल चंद्रगुप्त के नाम से दोगे। यहाँ किसी को यह ज्ञात नहीं होना चाहिए कि तुम सेनापति मौर्य के पुत्र हो। चंद्रगुप्त ने कहा, ऐसा क्यों गुरुदेव? चाणक्य ने समझाया, इसलिए कि तुम नंद के राज्य से वृत्ति ले रहे हो सकता है कि अपने शत्रु का पुत्र जानकर नंद तुम्हारा कोई अनिष्ट कर दे। अतः तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम इसे रहस्य रहने देना। चंद्रगुप्त ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा ही रहेगा। उसके बाद चाणक्य चले गए और चंद्रगुप्त वहीं रहकर विद्या अध्ययन करने लगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे चंद्रगुप्त विद्या में पारंगत होता गया। एक दिन आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्यों से कहा, प्रिय शिष्यों, कुलपति ने आज मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब मैं तुम्हें केवल अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए रुका हूँ। इसके पश्चात मेरी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी और तब मैं विधिवत इस विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त हो जाऊँगा। एक शिष्य ने कहा, परंतु आचार्य, हमें तो अपने राज्य की स्थिति को देखते हुए अर्थशास्त्र की अपेक्षा शस्त्र विद्या की आवश्यकता अधिक लगती है। चाणक्य ने सिंहरण से कहा, तो फिर तुम मलौ जाकर क्या करोगे? सिंहरण ने कहा, आचार्य, ठीक है, मैं यही रहकर राजनीति पर विशेष अध्ययन करना चाहता हूँ। चाणक्य ने उनसे पूछा, क्या तुम जानते हो कि यहाँ यवनों के दूत क्यों आए हैं? उसने कहा, यह सूचना तो मैंने भी सुनी है आचार्य। मैं पूरी तरह से तो नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूँ कि हमारे राष्ट्र के उत्तरी भागों में जो आपसी फूट है वह एवं जान चुके हैं और शायद यह हमारी इसी कमजोरी को परखने आए हैं। चाणक्य ने कहा, तुम्हारा अनुमान सही है। तभी आंभिक बीच में बोल पड़ा, सिंहरण, तुम अधिक ही बोलने लगे हो। क्या तुम आर्यावर्त का भविष्य लिखने की शक्ति रखते हो? सिंहरण ने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? आंभिक ने कहा, बिना कुछ विचारे तुमने यह अनुमान किस प्रकार लगा लिया कि उत्तरा पथ में राज्यों में फूट है? चाणक्य ने आंभिक को समझाया, वत्स, सिंहरण ठीक कह रहा है, क्योंकि आपसी फूट को भांप कर शत्रु आक्रमण करने का प्रयास करता है। देखिए, उस समय ऐसे विद्यालय अध्ययन के लिए हुआ करते थे जहाँ विद्वान अपने राज्य की चिंता करते थे, अपने देश के बारे में सोचा करते थे और बुद्धि के प्रयोग से राज्य को बचाने के बारे में सोचा करते थे। ऐसे विश्वविद्यालयों की एक छवि इसी चाणक्य के इस विद्यालय में देखने को मिलती है। इस समय संपूर्ण संस्कृति जिस कगार पर खड़ी है, चाणक्य की बात सुनकर भी क्रोधित हुआ, क्योंकि उसके राजा स्वयं उस क्षेत्र के राजा थे जहाँ फूट का
फूट का वाद विवाद किया जा रहा था। मेरे राज्य में रहकर मेरे ही विरुद्ध कुचक्र रचा जा रहा है, मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य ने कहा, तुम्हें शायद भ्रम हो गया है। अंबिक को ऐसा समझा रहे थे चाणक्य। कैसा भ्रम? आचार्य चाणक्य ने कहा, ब्राह्मण स्वतंत्र सत्ता रखता है, वह ना तो किसी राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। ब्राह्मण तो समाज के कल्याण के लिए अपने ज्ञान से दूसरों को प्रकाशित करता है। यहाँ ब्राह्मण का आशय ज्ञानी पुरुष से समझे, अर्थात ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित करता है, उसे कभी आप गुलाम नहीं समझ सकते हैं। चाणक्य परंतु आचार्य चाणक्य ने उस बीच में रोकते हुए क्रोधित स्वर में कहा, चुप रहो अंबिक, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम्हें राज्य विरासत में मिला, इसलिए तुम्हें किन्हीं कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए तुम स्वयं को सभी सहपाठियों से उच्च मानते हो, तुम कभी प्रजा का हित नहीं कर सकते। अंबिक ने कहा, परंतु आचार्य यह सब कुचक्र है। आचार्य चाणक्य ने कहा, अंबिक तुम अविश्वासी हो रहे हो, यही कारण है कि वह अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं और आर्य जाति पतन की कगार पर खड़ी है, जो एक धक्के में धाराशाही हो गई। राजा के लड़के को ही आचार्य चाणक्य डांट देते हैं, क्योंकि ज्ञानी पुरुष को किसी प्रकार का भय नहीं होता कि उसके बारे में कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहता है। वो तो सदा सत्य बोलने पर भरोसा रखते थे। अंबिक ने कहा, कौन आप इस धक्के का कुचक्र विद्यार्थियों को समझा रहे हैं? चाणक्य ने झुझलाकर कहा, मेरे संयम की परीक्षा मत लो अंबिक, मैं अपनी शक्ति का व्यय इन छोटे विषयों पर नहीं करना चाहता है। चाणक्य ने अंबिक को डांटते हुए समझाया और कहा, मैं तुम्हारे इन क्षुद्र विचारों पर अपनी शक्ति का व्यय नहीं करना चाहता हूँ। आजकल ऐसे शिक्षकों और ऐसे लोगों की बहुत कमी हमें देखने को मिलती है, जो सत्य बोले किसी भी परिस्थिति में, कि आप कैसे भी हो, आप कितने धनी हो, कितने ज्ञानी हो, परंतु आपको सत्य की ही शिक्षा दे। आजकल तो हमने ऐसे भी शिक्षक और ऐसे भी लोग देखे हैं जो व्यक्ति को अगर देखते हैं कि धन में सर्वस्व है, धन में बहुत ऊंचा है, धन में प्रभावशाली है, तो उसकी चापलूसी करने लगते हैं और उसके वश में आकर सत्य से दूर दूर का नाता नहीं रखते हैं और मीठे वचन उसको लुभावने के लिए बोलने लगते हैं। यह देखकर सिंहरण बोलता है, चाणक्य झुझलाकर जब कहा, उसके बाद सिंहरण बोलता है, अंबिक तुम्हें आचार्य से इस प्रकार बात करते हुए शर्म नहीं आती? जरा विचार करो, आश्रम में कुचक्र का क्या काम? तुम कहना चाहते हो, अर्थात अंबिक कह रहा था कि आप लोग षड्यंत्र या गलत बात कर रहे हैं, तो ये लोग समझा रहे हैं उसको, अंबिक को। तुम कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, मुझे बताओ, अंबिक ने पूछा। सिंहरण ने कहा, तुम मुझसे अनुरोध कर रहे हो या आदेश दे रहे हो? क्यों? सिंहरण ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि अनुरोध तो मैं टाल भी सकता हूँ और आज्ञा तुम दे नहीं सकते, क्योंकि आज्ञा देने का अधिकार तो केवल आचार्य का होता है। अंबिक सिंहरण की बात सुनकर मौन हो गया, क्योंकि उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। यह देखकर आचार्य चाणक्य को बहुत प्रसन्नता हुई। फिर सिंहरण ने कहा कि जो व्यक्ति आक्रमणकारियों द्वारा दिए गए धन एवं ऐश्वर्य के बल पर प्रसन्न होकर राष्ट्र की शांति को दांव पर लगा सकता है, उत्तर पथ का द्वार शत्रुओं के लिए खोल सकता है, ऐसा व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं है। कुचक्र तो तुम रच रहे हो अंबिक। क्रोधित होकर अंबिक ने कहा, तुम बहुत अधिक बोल रहे हो, अरे कोई दुष्ट सिंहरण को बंदी बना लो। सिंहरण ने कहा, यह कोशिश भी कर लो तो व्यक्ति शत्रु के समक्ष अपने अस्त्र डालकर केवल थोड़े सुख के लिए स्वयं को बेच सकता है, वह किसी को बंदी बनाने की हिम्मत किस प्रकार कर सकता? यह सुनकर अंबिक ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। तभी वहां चंद्रगुप्त आ गया। उसने देखा कि आचार्य चाणक्य के मुख पर हल्की हल्की मुस्कान थी। अंबिक को देखकर चंद्रगुप्त ने उससे पूछा, क्या हुआ राजकुमार अंबिक, तुमने अपनी तलवार म्यान से क्यों निकाली हुई है? अंबिक बोला, मैं सब समझ चुका हूँ, तुम सब इस कुचक्र में सम्मिलित हो। सिंहरण, तुम्हें तो मेरे अपमान का बदला अवश्य ही चुकाना होगा। ऐसा कहकर अंबिक ने तलवार सिंहरण पर वार किया। इससे पहले कि तलवार सिंहरण को छूची, चंद्रगुप्त बीच में आकर अंबिक की कलाई पकड़ ली, जिससे उसकी तलवार छूटकर धरती पर गिर गई। सिंहरण ने उसे घूरते हुआ कहा, जाओ राजकुमार अंबिक, यहाँ कोई कुचक्र नहीं है, तुम अपने कुचक्रों से अपनी रक्षा स्वयं करो। अंबिक लज्जित होकर वहां से चला गया। अंबिक के जाने के बाद आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त और सिंहरण से कहा कि तुम सभी विद्याओं में निपुण हो चुके हो, इसलिए अब तुम अपने अपने राज्य लौट जाओ। तुम स्वयं के मान सम्मान के ऊपर उठकर स्वयं संकीर्ण प्रांतीयता से उबर कर आर्यवर्त का मानो, भारतवर्ष का मानो, तब तुम वास्तविक सम्मान प्राप्त कर सकोगे। अर्थात अपने प्रिय विद्यार्थियों को चाणक्य शिक्षा देते हुए, प्रिय विद्यार्थी क्योंकि वो ज्ञानी थे और उनका ज्ञान चाणक्य को पसंद आता था। अंबिक की तरह वो अहंकारी नहीं थे, इसलिए वो चाणक्य को प्रिय थे और उनको बोलते हैं कि जाओ तुम ये भारतवर्ष को एक ही राज्य मानो, ऐसा मत मानो कि ये उसका राज्य, ये उस राजा का राज्य, क्योंकि अनेक राजा उस समय थे, इसलिए एक मानकर और इसके आन बान शान की रक्षा करना।
फिर आचार्य ने कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आज अंबिक के साथ जो विवाद हुआ है इसमें निश्चय ही अपनी संकीर्ण प्रतिशोध वृत्ति के कारण चुप नहीं बैठेगा। गांधार प्रदेश आर्यवर्त का पश्चिम दिशा का मुख्य द्वार है। जब यवनों का आक्रमण होगा तो वह कांटा उसके मन में चुभ गया है, वह निश्चय उसे दरकेगा और यवनों से संधि करके प्रतिशोध अवश्य लेगा। चंद्रगुप्त ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा आचार्य, यह चंद्रगुप्त मौर्य आपका शिष्य आपके चरणों में शपथ लेकर कहता है कि यवन अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। ऐसा चंद्रगुप्त कहता है चाणक्य से कि मैं आपको वादा देता हूँ, मेरे पास कोई राज्य तो नहीं है, लेकिन यवन अपने उद्देश्य में मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। आचार्य चाणक्य ने कहा, मुझे तुम्हारी शक्ति का अनुमान है वत्स, परंतु इसके लिए तुम्हें मगध में जाकर साधन संपन्न बनना होगा। यहाँ समय व्यतीत करने से कोई लाभ नहीं, और मैं भी यहाँ से जाकर पंचनंद नरेश से मिलकर विचार करता हूँ। सिंहरण तुम्हें भी अब सावधान रहना होगा। सिंहरण ने आचार्य चाणक्य के पैर छूते हुए कहा, आपका आशीर्वाद ही मेरी रक्षा करेगा। इसके बाद चंद्रगुप्त ने मगध जाने की तैयारी कर ली। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला जाने का आदेश दे दिया, परंतु वह सोचने लगे चंद्रगुप्त मगध जाकर करेगा क्या। आचार्य चाणक्य इस प्रश्न पर विचार कर ही रहे थे कि क्या मगध की सेना को पर्वतेश्वर के साथ सहयोग करने के लिए कोई प्रेरित कर सकता है। यह विचार करते करते आचार्य चाणक्य अपनी कुटिया की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने अपनी कुटिया का दरवाजा खोला और उसमें प्रवेश किया। चाणक्य को अपने कक्ष में किसी के आने की आहट मिली तो उन्होंने पूछा, कौन हो। मैं चंद्रगुप्त हूँ आचार्य। चाणक्य ने पूछा, तुम अभी तक सोए नहीं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने कहा, पूरा आर्यवर्त तो सो रहा है आचार्य, यदि मैं भी सो गया तो अपने लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करूंगा। देखिए, चंद्रगुप्त का कौतूहल, मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ है कि मैं भी इन राज्य के और लोगों की तरह सो गया तो बाकी मेरे लक्ष्य और राज्य के लक्ष्य को कौन तय करेगा आचार्य। चाणक्य ने कहा, तुम ठीक कहते हो चंद्रगुप्त। आज चाणक्य का मन कुछ विचलित था, उनके मन में दुविधा थी। उनकी यह स्थिति देखकर चंद्रगुप्त ने उन्हें अकेला छोड़ देना उचित समझा और वह अपने कक्ष में वापस लौट गया। आचार्य चाणक्य जीवन की घटनाओं पर विचार करने लगे और सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। आगे के अध्याय में हम चाणक्य और चंद्रगुप्त के आगे की कहानी